सिंगापुर का नाम सिंगापुर कैसे पड़ा? कैसे एक आदमी ने पूरी कंट्री की तकदीर बदल कर रख दी? कैसे बना इतना गरीब देश आज का इतना अमीर देश? सिंगापुर की ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आज हम अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सिंगापुर दुनिया के सबसे ज़्यादा ईमानदार देशों में से एक है। सिंगापुर एशिया का सबसे कम करप्ट देश है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का फाइनेंशियल हब है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड, हेल्दी और प्रोडक्टिव माने जाते हैं। सिंगापुर का औपचारिक नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। सिंगापुर दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, जो कि एक सिंगापुर डॉलर करीब 47 भारतीय रुपीस के बराबर है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में इंडिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर मलेशिया और इंडोनेशिया के पास स्थित है। सिंगापुर 62 छोटे छोटे टापुओं के बीच में बसा हुआ है। 1963 तक सिंगापुर पर ब्रिटेन का कब्जा था। 1963 में सिंगापुर को ब्रिटेन ने मलेशिया में जोड़ दिया, लेकिन 1965 में सिंगापुर वोटिंग के जरिए मलेशिया से अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में दुनिया के सामने आया। 1965 में जब सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ तो उस वक्त सिंगापुर की 80% आबादी फिजिकल डिसीज़ से ग्रस्त थी। 70% लोग गरीब बस्तियों में रहते थे। हर दूसरा व्यक्ति नशा करता था और बेरोजगारी भी बहुत थी और खाने के लिए एक दूसरे की जान तक लेने को तैयार थे। ऐसा लगता था कि बेरोजगारी इस कंट्री की वायलेंट और करप्शन का मुकद्दर है। तो फिर इतना बड़ा चेंज कैसे आया? कैसे ये कंट्री इतनी अमीर और रहने के लिए दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री बन गई? 19वीं सदी में एक बहुत ही ताकतवर कंपनी थी जिसकी अपनी फौज थी और दुनिया की 20% आबादी उसकी ज़मीन पर रहती थी। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी समुंदर के ज़रिए पूरी दुनिया में ट्रेड करती थी और यहीं से वो अपना पूरा प्रॉफिट कमाती थी। यही वो कंपनी है जिसने पूरे इंडिया को कवर कर लिया था। उस ज़माने में इस कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल माल था चाइनीज़ टी, जिसे खरीदने के लिए कंपनी को बहुत सारी अफीम बेचनी पड़ती थी। ये अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्दर्न इंडिया में उगाती थी। इस कंपनी का सारा ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते से गुजरता था। कुछ ही टाइम में ये रूट कंपनी का बहुत ही प्रॉफिटेबल रूट बन गया, जिससे इसका 50% प्रॉफिट आना शुरू हो गया। लेकिन इस रूट को सेफ बनाने के लिए कंपनी का अपना सी पोर्ट होना बहुत ज़रूरी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यही मोटिव पूरा करने के लिए सर थॉमस राफेल ने उस छोटे से आइलैंड पर एक पोर्ट बनाया, जो आगे चलकर सिंगापुर के नाम से जाना गया। इस पोर्ट को फ्री पोर्ट बनाया गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। अपनी ज़बरदस्त लोकेशन और टैक्स फ्री पॉलिसी के कारण ये बंदरगाह दुनिया के बहुत सारे ट्रेडर्स की नज़र में आ गई, जिससे हर वक्त अब यहाँ पर हज़ारों शिप्स आना शुरू हो गई। चाइना से लेकर इंडिया और यूरोप तक तमाम समुद्री जहाज इस पोर्ट से होकर गुजरने लगे। 1867 में ये आइलैंड ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बन गया। दुनिया में इस छोटे से आइलैंड की इम्पोर्टेंट बढ़ती चली गई, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कंट्रोल ना होने की वजह से सिंगापुर ओपियम, प्रोस्टिट्यूशन और जुए का अड्डा बन गया। वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने सिंगापुर पर हमला कर दिया और 1945 तक साउथ ईस्ट एशिया का ये आइलैंड खंडर बन गया। ब्रिटेन ने सिंगापुर की यहाँ कोई खास मदद भी नहीं की और अब सबके दिलों में ब्रिटेन के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने सिंगापुर की तकदीर को बदल कर रख दिया। वो शख्स था ली कुआन यू। वैसे तो ली कुआन यू एक लॉयर था और उसने 1955 में पीपल एक्शन के नाम से पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उसी साल इलेक्शन में कुछ सीटें हासिल भी की और बहुत जल्दी बहुत लोगों में काफ़ी फेमस हो गया और फिर वो मलाया का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। उस वक्त सिंगापुर और मलेशिया एक ही कंट्री हुआ करते थे, इसी वजह से उसको मलाया कहा जाता था। ली के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सिंगापुर मलेशिया से 3 साल में अलग हो गया। अब ली के सामने ऐसी कौम थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी और जो गरीबी और बेरोजगारी में डूबी हुई थी। ली अपनी कौम को इस दलदल से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। सबसे पहले उसने प्रोटेस्ट करने वाले, वायलेंस करने वालों और ड्रग माफिया को काफ़ी खौफनाक सजाएं दी। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाता उसके खिलाफ केस कर दिया जाता। पहले तो ये सब को मुश्किल और बहुत टॉर्चर भरा लग रहा था, लेकिन बाद में इसके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन कम होना शुरू हो गई, लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। उस टाइम सिंगापुर का सबसे बड़ा मसला था रहने के लिए घरों का ना होना। सिंगापुर के 70% लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे।
ली की सरकार ने उस वक्त एक ऐसा लॉ पास किया जिसकी वजह से वो कोई भी जमीन आसानी से और सस्ते दाम पर खरीद सकते थे। ऐसे ही सस्ती जमीन को खरीदकर गवर्नमेंट ने सस्ते हाउस बनाने शुरू कर दिए। लोग इन सस्ते घरों को खरीद सके इसलिए एक रूल पास किया गया जिससे हर किसी की सैलरी में से 25% काटकर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता और 25% गवर्नमेंट अपने पास से देती और इसी तरह से लोगों ने कुछ ही समय में घर खरीदने शुरू कर दिए। आज 80% सिंगापुर के लोग गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए घरों में ही रहते हैं। हाउसिंग के बाद दूसरा बड़ा मसला था जॉब्स। सिंगापुर के पास ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज थे और ना ही कोई पड़ोसी देश उनके साथ ट्रेड करना चाहता था। ली समझ चुका था कि जॉब के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ लाना होगा। इसी को देखते हुए टैक्स को कम कर दिया गया और रेगुलेशन को हटा दिया गया और गवर्नमेंट ने यहाँ तक अनाउंस कर दिया कि कोई भी बाहर से आने वाली कंपनी से अगले 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। बहुत ही जल्द बड़ी बड़ी कंपनियाँ सिंगापुर में आने लगी और अपने हेड ऑफिस सिंगापुर में ही खोलने लग गई। सिर्फ 10 सालों में सिंगापुर में अनएम्प्लॉयमेंट 0 हो गई और ग्रोथ रेट 13% तक हो गया। गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन खत्म करने के लिए एक सख्त रूल बनाया गया। करप्शन करने वालों को फांसी की सजा दी गई और साथ ही में दूसरी तरफ सरकारी अफसरों की सैलरी 10 गुना बढ़ा दी गई। पूरी दुनिया में सिर्फ सिंगापुर में सरकारी अफसरों की सबसे ज़्यादा सैलरी है, इसीलिए सिंगापुर आज सबसे लो करप्शन कंट्री है। इसीलिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ बहुत ईजिली इन्वेस्ट करती हैं और ली ये भी जानता था कि उसका सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है ह्यूमन कैपिटल और उसी को डेवलप करने के लिए उसने टेक्निकल स्कूल बनाए और लोकल लोगों को ट्रेन करने के लिए उसने बाहरी कंपनी को मोटी रकम भी अदा की। इसी के चलते ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा कमाना शुरू हो गए और सरकार के फंड में ज़्यादा पैसा आना शुरू हो गया और वही पैसा गवर्नमेंट ने लोगों की बेहतर लाइफ के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल, रोड्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स सब में गवर्नमेंट ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और इसी वजह से सिंगापुर का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के स्टूडेंट्स ग्लोबली टेस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर करते हैं। 1980 के बाद सिंगापुर ने हर मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जैसे एडवांस कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स, शिप्स बिल्डिंग और इसके अलावा बेशुमार और इंडस्ट्रीज़। आज सिंगापुर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम ट्रेडिंग कंपनी बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सी पोर्ट सिंगापुर के पास है। यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सिंगों का शहर कहा जाने वाला ये देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटक स्थलों के कारण दुनिया भर में टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। हर वर्ष लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस देश में घूमने आते हैं। 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप का एक हिंदू राजकुमार जब शिकार हेतु सिंगापुर द्वीप गया तो वहाँ के जंगलों में सिंगों को देखकर उसने उस द्वीप का नाम सिंगपुर मतलब सिंगों का द्वीप रख दिया। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शुमार सिंगापुर एक साफ सुथरा खूबसूरत देश है। ये एक ऐसा देश है जहाँ कई देशों के अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग एकजुट होकर रहते हैं। सिंगापुर की आबादी केवल 56 लाख है और यहाँ पर लगभग 74% चाइनीज, 13.4% पलायन और लगभग 10% भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। सिंगापुर में नेचुरल रिसोर्स की काफ़ी कमी है जिसके कारण सिंगापुर को पानी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। सिंगापुर में मैक्सिमम आइटम किसी न किसी दूसरे देश से इंपोर्ट की जाती है, जिससे डेली यूज़ करने वाली सब्जियां थाईलैंड और इंडोनेशिया से इंपोर्ट की जाती हैं। सिंगापुर का हर छोटा इंसान करोड़पति है। सिंगापुर के कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं। यहाँ पर ईमानदारी और सफाई के लिए काफ़ी कड़े कानून बनाए गए हैं। सिंगापुर में बहुत ही मुश्किल से आपको कोई भीख मांगते हुए दिखेगा। सिंगापुर में बेरोजगारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सिंगापुर की तरक्की असल में एक लीडर की अपने देश से मोहब्बत और लॉयल्टी का नतीजा है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल नाउ वी नो इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।